नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है बितान भाग 2, पाठ अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। बच्चों, आज इसमें पहला भाग हम पढ़ेंगे पार्ट 1, और इसमें लेखक का परिचय तथा पाठ का जो सारांश है वो मैं आपको बताऊंगी। लेखक ओम थानवी का जीवन परिचय पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। ओम थानवी का जन्म 1957 में हुआ एवं उनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में। राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एम.कॉम किया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। 1980 से 1989 तक यानी कि 9 वर्ष तक राजस्थान पत्रिका में इतवारी पत्रिका के संपादन में साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। सजग और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशिष्ट स्थान बनाया। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए ओम थानवी जी जाने जाते हैं। अभिनय और निर्देशन के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। तो इस तरह बच्चों आप देखेंगे कि इनकी प्रतिभा जो है ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। साथ ही साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में दिलचस्पी रखते हैं। 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSC जिसको कहते हैं की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन करके विस्तार से लिखा, और पत्रकारिता के लिए इन्हें अन्य पुरस्कारों के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी मिला। 1999 से संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कोलकाता के संस्करणों का दायित्व भी इन्होंने संभाला। पिछले 17 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में आप कार्यरत हैं। बच्चों, पाठ का जो मूल भाव है, जो सारांश है, वो मैं संक्षेप में यहाँ बता रही हूँ। फिर पैराग्राफ के अनुसार पाठ को आपको समझाती चलूंगी। इतिहास में दिशा दे सकता है तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। इसी संदर्भ में यह रचना ओम थानवी जी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। बच्चों, ये जो पाठ है अतीत में दबे पांव, तो जब ये लेखक ओम थानवी जी वहाँ पे गए थे उस स्थान को देखने के लिए, कौन सा स्थान है वो आगे आपको बताएंगे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का जहाँ से विकास हुआ उस शहर में वो पहुँच गए थे। और शहर कौन सा था? सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस पाठ में बात की गई है। तो वहाँ जाकर के उन्होंने जो बातें देखी हैं वही इस पाठ में वर्णित है। एक तरह से कह सकते हैं कि लेखक वहाँ पे गए थे, उन्होंने वहाँ की यात्रा की थी, तो एक तरह से ये यात्रा वृत्तांत है। और जिन बातों का इसमें उल्लेख उन्होंने किया है वो एक तरह से जैसे किसी चीज़ की रिपोर्ट बनाई जाती है उस तरह से इसमें विवरण आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि यह उनका यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। यह पाठ जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। तो पाठ में बच्चों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का ही उल्लेख है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और जो उस समय खुदाई में जो भी अवशेष प्राप्त हुए थे उन सबका वर्णन इसमें पाठ में किया गया है। तो लेखक ने क्या क्या वर्णन किया है? टीलों का, जो टीले प्राप्त हुए थे, स्नानागारों का, स्नानागार, बहुत बड़े बड़े स्नानागार उस समय बने थे, उसका उल्लेख पाठ में लेखक ने किया है। मृद भांडों, मृद भांड मतलब मृद माने मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, और मिट्टी के जो बर्तन है वह भी खुदाई में अवशेष में प्राप्त हुए हैं। तालाबों का, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भावनात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखलाया है, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त
होने की जगह इतिहास बोध से तर होते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राणधारा से तर थी। बच्चों जो है यहाँ की संस्कृति नष्ट हो गई समय के साथ जो है, लेकिन एक समय ऐसा था कि यह स्थान इतना विकसित था कि आज भी शायद हम वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो उसी का वर्णन इसमें लेखक ने किया है। कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। बच्चों जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, उसकी जो नगर योजना है, जो नगर की बसावट है, वह अद्भुत है। जब आप पाठ में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ के जो घर बनाए गए थे, वहाँ जो लोग निवास करते थे, वो इस तरह से, इस तकनीकी से अपने घरों का निर्माण किए थे कि जिससे एक दूसरे के दरवाजे किसी के सामने नहीं खुलते थे। आज आप देखते हैं ना कि फ्लैटों में आप जाते हैं तो एक फ्लोर है, 4 लोगों के मकान है और दोनों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने खुलते हैं। लेकिन उस समय की नगर योजना इतनी अच्छी थी कि उस समय ऐसा नहीं था। सबके दरवाजे जो है वह एक दूसरे के सामने न खुल करके अलग अलग खुलते थे। इस तरह से उसका निर्माण किया गया था उस समय के लोगों के द्वारा। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी। वही मैंने बताया बच्चों कि आज जिस तरह का आप सेक्टर देखते हैं कि हम इस सेक्टर में रहते हैं, इस कॉलोनी में रहते हैं, तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ का जो बिल्डिंग है, उसको देख करके आप शायद उस ज़माने को हमने नहीं देखा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय जो है आज से ज़्यादा विकसित नगर योजना थी। क्यों? क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चलती थी। ऐसा नहीं था कि कहीं से जो है प्रकृति का कोई नज़ारा ही न दिखे। मतलब आज आप देखते हैं ना कि बिल्डिंगों के बीच में जरा सा भी जगह नहीं होता है कि जहां हम प्रकृति के समीप अपने आप को महसूस कर सकें। आज चारों तरफ जो है वो बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें दिखाई देती हैं। तो इस तरह से उस समय की स्थिति ऐसी नहीं थी। वो इतने सुनियोजित ढंग से शहर बसाए गए थे कि वो अत्यंत ही अद्भुत था और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से उसको शहर को बसाया गया था। तो वैसा लेखक कहते हैं कि वैसा हमें आज इन सेक्टरों में दिखाई नहीं देता। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। बच्चों जब लेखक वहाँ पर गए थे तो एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उस समय के जीवन को जी रहे हैं, जब यहाँ पे समाज सुदृढ़ था, लोगों का जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। तो इस तरह से जो है वो वहाँ पर जब गए तो उन्होंने ऐसा ही अनुभव किया। उन्होंने बहुत अच्छे से पाठ में शुरुआत में ही आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक एक स्थान का उन्होंने एकदम जैसे उस क्षण को भोगा है, उस तरह का वर्णन उन्होंने किया है। उन्होंने उसमें ये बताया है कि वह सभ्यता जो थी उस समय की, वह ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। तो बच्चों आप देखते हैं ना, कहते हैं कि जो है कई बार लोग कहते हैं कि जिसका शासन हो वही उसकी ही बातें सुनी जाती हैं, या शासक है वह अपने अनुसार लोगों को रखता है, शासन करता है। तो ऐसा उस समय लेखक को किसी भी चीज़ से नहीं लगा, कोई भी ऐसा प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। और आपको बता दें कि जब वहाँ पे खुदाई हुई तो बहुत सारी चीज़ें तो निकली, जैसे मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, मोहरें, सिक्के, ये सब चीज़ें तो वहाँ से निकली, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा सिंहासन या कोई ऐसा राजपत्र नहीं मिला जिससे ये कहा जाए कि वहाँ का कोई राजा था और उसी की बातों का, उसी के नियम कानून का पालन वहाँ होता था। ऐसा कोई उल्लेख उस समय का नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि वह सभ्यता जो है वो ताकत के बल पर शासित नहीं थी, बल्कि आपसी समझ से अनुशासित थी।
तो इस तरह से जो है वो आपस में लोग समझ से, समझौते से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कोई किसी पे दबाव नहीं था। उसमें भव्यता थी परंतु आडंबर नहीं था। मतलब बहुत सुदृढ़ था वहाँ उस समय की नक्काशी, उस समय का शहर नियोजन, नगर नियोजन, यह सब कुछ बहुत अच्छा था। भव्यता थी परंतु उसमें किसी भी प्रकार का कोई आडंबर या दिखावा नहीं था। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था, जो राज्य पोषित या धर्म पोषित ना होकर के समाज पोषित था। बच्चों, उस समय उस सभ्यता में कुछ भी ऐसा लेखक कहते हैं कि नहीं प्राप्त हुआ है, और उन्होंने जाकर के भी वहाँ जो देखा तो ऐसा उन्हें कुछ भी खुदाई में या उस इलाकों में जहाँ वो घूमने गए थे तो वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं पता चला उनको कि यहाँ पे किसी राजा का राज्य था, कोई विशेष धर्म था जिस धर्म के लोग जो है वहाँ पे निवास करते थे, बल्कि वहाँ एक समाज था और उस समाज में हर जाति धर्म के लोग अच्छे से रहते थे। तो इसलिए किसी का किसी पे शासन जो है उस समय नहीं दिखाया गया है। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं बच्चों के विकास के नाम पे आज जो है वो लुप्त होती जा रही हैं, तो उसके प्रति थोड़ा सा लेखक खेद व्यक्त करते हैं। इस तरह से इस पाठ का जो संक्षिप्त सारांश है वो है। बाकी पाठ को पढ़ाते समय आपको पैराग्राफ में सारी बातें मैं आगे समझाती हुई चलूँगी। धन्यवाद। इसमें आप जो है लेखक का परिचय लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे।